बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इस वक्त डाइजेशन में इसको पढ़ेंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये क्या होता है कि जंक्शन है बिटवीन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और उस जंक्शन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। और ये जो इलियोसिकल जंक्शन है ना, यहाँ पर क्या है कि जो इलियोसिकल जंक्शन है ना, इसके जो है ना यहाँ पर क्या होता है कि स्फिंक्टर है। इसको कहते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर। आपको याद है ना, स्फिंक्टर वहाँ है जहाँ पर किसी चीज़ को भी होल्ड करना होता है। तो ये आगे आपका फर्दर जो है आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। अब सीकम जो है ये एक्चुअली प्रॉक्सिमल एंड है लार्ज इंटेस्टाइन का, यानी कि शुरू का। तो सीकम यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास। अब ये जो है ना, यहाँ पर ही आपको एक और चीज़ नज़र आती है। सीकम के साथ अटैच होती है एक ब्लाइंड ट्यूब, जिसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसकी जो शक्ल है, देखने में अपीयरेंस है, स्ट्रक्चर है, वो वर्म लाइक है, इसलिए इसको कहते हैं। और इसकी लेंथ कितनी है? 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और इसके बाद जो कोलोन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसकी जो है वो लेंथ कितनी है? वो दैट इज़ 1.5 मीटर्स लॉन्ग, ये इनकी लेंथ है। तो जो है ना हमारी जो वॉल्स होती हैं अपेंडिक्स की, इसके अंदर क्या होते हैं? इसमें बहुत से लिम्फ नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो पार्ट्स जो हैं उनकी ज़रा हम थोड़ी सी बात कर लें कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो ये देखें यहाँ से कि आपके पास जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हमने बात करनी है डिटेल में कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो जो है कोलोन है, जो है इसके क्या होते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं। 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपको जो ये नज़र आ रहा है ये क्या है? यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये देखें, ये जो है ना, ये इलियोसिकल जंक्शन है। और यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही है, ये जो है ये ट्यूब लाइक, ये क्या है? ये अपेंडिक्स है। और अब ये जो ऊपर को जा रही है ना, असेंड होता है ना ऊपर जाना, तो ये असेंडिंग कोलोन। इसके बाद क्या है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मीन्स कि ये कैसे जाएगी? यूँ, यहाँ से ऐसे जाएगी, ये ट्रांसवर्स है। उसके बाद क्या है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मीन्स नीचे जाना है, तो ये नीचे आ गई। ये देखें, ये क्या हुई? ये यहाँ से यूँ जा रही है, डिसेंडिंग कोलन। इसके बाद ये जो आपको ये नजर आ रही है, यूँ ऐसे करके जा रही है ऐसे, तो ये इसको कहते हैं सिग्मॉइड कोलोन। और जो सिग्मॉइड कोलोन है ना, एक्चुअली यहाँ पर जो है इसके बाद क्या होता है? रेक्टम। अब रेक्टम क्या है? ये देखें, ये रेक्टम है। ये क्या है? एक स्ट्रेट ट्यूब है। अब यहाँ देखें, ये सीधी हो गई है आके। तो रेक्टम जो है ना, ये स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब है। और ये शुरू कहाँ होती है कि यहाँ, जहाँ से ये देखें, ये ख़त्म हो रही है इस जगह पे। ये आपकी जो है ना, ये सिग्मॉइड यहाँ ख़त्म होती है, तो यहाँ से रेक्टम स्टार्ट हो जाता है। और एंड कहाँ पर करेगा? ये देखें, यहाँ एनएस के ऊपर, ये यहाँ ये रेक्टम जो है ये एनएस के ऊपर एंड करता है। और एनएस जहाँ पर है ना, अब यहाँ याद रखें, यहाँ पर भी स्फिंक्टर होते हैं। यहाँ 2 स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। अंदर की तरफ एनल जो है ना, इंटरनल एनल स्फिंक्टर मसल है। और जो है बाहर की तरफ क्या है कि बाहर की तरफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल है। तो 2 मसल इसके अंदर होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स, क्योंकि होल्ड करके रखना है ना फिसिस को इसके अंदर रेक्टम में, तो इसलिए ये इसके काम आएंगे। अब देखें कि इसमें जो है हमारे पास जो है ये तो हमने डिटेल में देख लिया ना कि इसका क्या स्ट्रक्चर है। अब ज़रा आ जाएं इसके फंक्शन के ऊपर। तो फंक्शन जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन के, वो प्राइमरीली 3 फंक्शंस जो हैं, वो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ये परफॉर्म करती है। और वो कौन कौन से हैं उनकी भी एक एक करके बात कर लेते हैं। तो उसके अंदर आपका सबसे पहले जो प्रॉक्सिमल हाफ है ना, इसका प्रॉक्सिमल हाफ कौन सा है? यानी कि जो शुरू वाला हाफ है, वो क्या करेगा कि वो रीअब्जॉर्ब करता है किसको? 2 चीज़ें, वाटर, कुछ वाटर और फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये काम करने की ज़रूरत क्या है? इसलिए कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट इंपॉर्टेंट है तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाए। और दूसरी बात ये कि वाटर एब्जॉर्ब होगा तो फिर स्टूल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? वो सॉलिड हो जाएंगे। तो ये याद रखें कि जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर जो फर्दर अगर आप कहें डाइजेशन होगी या कोई ब्रेकिंग डाउन न्यूट्रिएंट्स की होगी, तो वो यहाँ पर नहीं होती। तो यहाँ पर यही काम होता है कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो जो है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, जिसकी वजह से जो स्टूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? सॉलिड हो जाते हैं। अब जो बच जाएगा ना इसके अंदर जो, वो क्या होगा? ट्यूब में वो फीसिस होते हैं। और वो कुछ देर के लिए डिस्टल पोर्शन में, वो कहाँ होंगे स्टोर? वो स्टोर होते हैं डिस्टल पोर्शन जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन का, वहाँ पर कुछ देर के लिए वो स्टोर होते हैं। और उसके बाद जो है वो जब आएगा, हम आगे जाके डेफिकेशन की बात करेंगे, तो फिर यहाँ से वो क्या होंगे कि वो रेक्टम में जाके फिर उसके बाद उनकी रिलीज़ हो जाती है।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है फंक्शन वो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, अब ये क्या करती है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स जो होनी है वो असल में बना कौन रहा होता है, वो हम नहीं बना रहे, वो हमारे लिए जो बैक्टीरिया जो कि जो इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं ना लार्ज इंटेस्टाइन में, वही बनाते हैं। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसका काम क्या है कि ये एब्जॉर्ब उन विटामिन्स को करती है। बनाएगा कौन, बैक्टीरिया। और ये नॉर्मली जो है लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, वहाँ पर ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये बैक्टीरिया जो है लार्ज अमाउंट्स में जो विटामिन्स बनाते हैं, तो उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो कौन से हैं, उसमें आ जाता है विटामिन के है, फिर इसके बाद बायोटिन है। बायोटिन जो है ये क्या है, ये असल में बी विटामिन ही की एक टाइप होती है, तो ये इनको ये बनाएगा। इसके बाद जो थर्ड जो हमारे पास आ जाता है वो क्या है कि वो रिड्यूसिंग एसिडिटी एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द इन्फेक्शंस, यानी कि ये म्यूकोज़ा जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन की, अब ये भी हमारी बड़े काम की चीज़ है। ये क्या होता है कि म्यूकोज़ा जो है ना ये लार्ज इंटेस्टाइन में जो होती है, ये क्या करेगी, ये बड़े बड़े दो काम है जो करती है। एक तो ये सिक्रीट किसको करती है, बाइकार्बोनेट्स को। ये जो बाइकार्बोनेट को जो सिक्रीट करती है ना, उनका काम क्या है कि वो जो है ना एसिडिटी जो है उसको क्या कर देते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड न्यूट्रलाइज कर देंगे ना, तो उससे जो है ना आपके असल में ये होती क्यों है कि एक्चुअली क्या होता है कि पीछे जब वो जब डाइजेशन हो रही थी ना, तो जो फैटी एसिड्स बनते हैं या दूसरे डाइजेस्टिव कंपोनेंट्स जब बनते हैं ना, तो सम उससे क्या होती है कि जो एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं ये उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, कि जो आपके अर्लियर पार्ट्स के अंदर जो फैटी एसिड्स वगैरह जो बने थे, तो उससे जो एसिडिटी हो सकती है, तो उसको ये क्या करेंगे, ये न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है जो ये करती है वो क्या है कि ये एक म्यूकोजल बैरियर के, तो बैरियर समझते हैं जो किसी चीज़ को स्टॉप करे, किसी को रोक दे। तो ये किस चीज़ को स्टॉप करेगा, प्रोटेक्ट हमें किससे करेगा, माइक्रोबियल इन्फेक्शन और इन्वेजन, इन्फेक्शन से भी और इन्वेजन से भी क्या होगा कि ये हमें बचा लेती है। तो इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है बात जो हमने करनी है वो है कि डेफिकेशन रिफ्लेक्स इन एडल्ट्स। एक एक करके बात करेंगे, फिर हम इन्फेक्ट्स की भी बात करेंगे इसके बाद। तो अब जो होता क्या है कि जब अप्रोप्रिएट होता है ना, तो कोई पर्सन जो है वो खुद से जो है डेफिकेशन रिफ्लेक्स को इनिशिएट कर सकता है। ये एडल्ट्स की बात है। अब एडल्ट्स करते क्या हैं कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है एक डीप ब्रेथ लेंगे, उसके बाद उसको होल्ड कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद दूसरी जो बात है, यानी सबसे पहले क्या किया, डीप ब्रेथ ली, फिर उसको क्या किया, उसको जो है उसको होल्ड कर लिया। ये देखें, ये डीप ब्रेथ ली, ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, उसको भी क्या करना है, होल्ड करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वो जो एब्डोमिनल मसल्स है ना, इनको कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब जब हम इनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है कि इस सेक्शन की वजह से जो इंटरनल प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, और उसकी वजह से फीसिस जो कि उसमें आपके डिस्टल पार्ट में पड़े हुए थे ना लार्ज इंटेस्टाइन के, वो किस में चले जाते हैं, वो रेक्टम में जाते हैं। अब जब रेक्टम फिल हो जाएगा ना, ठीक है, तो यानी कि अभी क्या हुआ है, अभी तक क्या हुआ है कि आपने जब इसको एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, तो उससे क्या हुआ है कि इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो गया, और इसकी इंटरनल प्रेशर के ज़्यादा होने से क्या होता है कि रेक्टम में आ गए। अब रेक्टम में जब आ जाएंगे तो उसके उसके बाद क्या होगा कि वो जो है ना उसके अंदर डिस्टेंशन हो जाती है, यानी कि जब रेक्टम फिल हो जाता है ना, तो उसकी जो वॉल है वो डिस्टेंड होती है, यानी कि वो एक्सपैंड हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि डेफिकेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर हो जाता है। अब जब डेफिकेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर होगा ना, तो उसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो होती है ना वो डिसेंडिंग कोलन में वो स्टार्ट हो जाती हैं, और जब वो स्टिमुलेट होती हैं तो फिर क्या होगा कि सबसे पहले जो है वो क्या होगा कि आपके पास जो है ना इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है ना वो रिलैक्स करेगा। देखिए आपकी बुक के अंदर जो है ना, ये आपकी आई होप की फिफ्थ लाइन है, उसके अंदर लिखा हुआ है इंटरनल एंड एनल स्फिंक्टर। एंड काट दें, एंड गलत है, ये हमारे दो ही ऊपर भी बता रही थी ना आपको, दो स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। सबसे पहले जो है इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है ना ये रिलैक्स करता है, और उसके बाद क्या होगा कि जब ये रिलैक्स कर जाता है तो इसके बाद क्या होता है कि एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है अब उसको सिग्नल मिलता है और वो भी रिलैक्स हो जाता है, और उस तरह से क्या होगा कि जो फीसिस जो हैं वो क्या होंगे कि वो आउटसाइड जो है वो फोर्स हो जाते हैं, यानी कि वो बाहर को
आ जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब डेफिकेशन रिफ्लेक्स जो है ना अब ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता, ये जस्ट फ्यू मिनट्स तक रहता है और इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। अब कोई भी इंसान जो है ना उसको ये भी सलाहियत है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, डेफिकेशन को हम अपनी मर्ज़ी से यानी कि वॉलंटरीली उसको हम इनहिबिट भी कर सकते हैं, यानी कुछ देर के लिए हम उसको रोक सकते हैं। और उसका तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है उसको कॉन्ट्रैक्टेड रखते हैं, और उससे क्या होता है कि जब हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कुछ देर के लिए वो जो आपका डेफिकेशन रिफ्लेक्स था वो क्या होगा, वो रुक जाएगा। तो एडल्ट्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इसको कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। इसके बाद जो है आ जाते हैं इन्फेंट्स। देखें इन्फेंट्स में क्या है कि इन्फेंट्स में अब फ़र्क है। इन्फेंट्स में जो है ना ऑटोमेटिक एम्पटिंग होती है, यानी जब डेफिकेशन रिफ्लेक्स उनमें आएगा ना तो उनके अंदर क्या है कि जो लोअर बाउल जो है ना उसकी क्या होती है, ऑटोमेटिक जो है ना वो उसकी एम्पटिंग हो जाती है। और फील बच्चा क्या करता है, थोड़ा इनकन्वीनियंट फील करता है, और वो किसी भी टाइम में जब भी उसको फील हो तो उसमें ऑटोमेटिक एम्पटिंग हो जाएगी उसकी लोअर बाउल की। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि एक्चुअली जो इन्फेंट्स होते हैं ना उनमें क्या होता है कि उनमें वो वॉलंटरी जो कॉन्ट्रैक्शन जो हमने की थी ना एक्सटर्नल एंड स्फिंक्टर की, वो उनमें नहीं होती, यानी वो उसको वॉलंटरीली इनहिबिट नहीं कर सकते। और इस तरह से क्या होता है कि जब भी इनकन्वीनियंट फील करते हैं तो उनमें क्या होगा कि वो फिर जो है ना ऑटोमेटिक एम्पटिंग जो है लोअर बाउल की वो हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।